जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल यूपी हरदोई कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, एनसीईआरटी की कड़ी में हमारा 16वां लेक्चर है, जिसमें हम 5वां पाठ पढ़ रहे हैं और पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप ये हम पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, स्थल रूपों को उच्चावच भी हम कह सकते हैं। स्थल रूपों के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान ये सब आते हैं। स्थल रूपों के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान आते हैं, जिससे हमने पर्वतों के बारे में कल विस्तृत रूप से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पठार के बारे में विस्तृत रूप से। किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे पठारों के बारे में विस्तृत रूप से। पठारों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पठार क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे? पठारों के। पर्वतों के बारे में हमने पढ़ लिया था। 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, बलित पर्वत, ध्वंस पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। उन तीनों के बारे में विस्तृत वीडियो बन चुकी है इससे पहले वाली वीडियो, जो 15वां लेक्चर है, ठीक है, डे 15। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पठारों के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे पठारों के बारे में। देखो, अगर कहा जाए आपसे कि पठार की परिभाषा बताइए, या पठार हम किसे कहेंगे? पठार, देखिए, उठी हुई सपाट भूमि को पठार कहते हैं। उठी हुई मतलब प्लेन भूमि हो लेकिन उठी हुई हो, हल्की उठी हुई सपाट भूमि को हम पठार कहते हैं। जैसे इस प्रकार से ये तो मैदान हो गया, ठीक है, और थोड़ा उठा हुआ और इस प्रकार से सपाट बिल्कुल एकदम से, उसको हम क्या कहेंगे? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार। यानी कि जो हमारी स्थल रूपों में जो पठार आता है वो मैदानों से कुछ ऊंचा होता है, कुछ उठा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? पठार। यानी उठी हुई सपाट भूमि को हम क्या कहेंगे? पठार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा दक्कन का पठार आ जाता है। दक्कन का पठार है जो भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार जो है आपको भारत में स्थित है। दक्कन का पठार भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में। और यह पठार है, दक्कन का पठार, यह भारत में स्थित है, लेकिन यह सबसे पुराने पठारों में से एक है। ये बहुत पुराना पठार है। दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है, भारत में स्थित है, सबसे पुराने पठारों में से एक है। दक्कन का पठार क्या है? सबसे पुराने पठारों में से एक है, सबसे पुराने पठारों में से एक। यानी जितने भी हमारे सबसे पुराने पठार हैं उसमें से दक्कन का पठार भी हमारा एक हिस्सा है, जो कि भारत में स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में है। यह सबसे पुराना पठारों में से एक है। अब इसके बाद आता है तिब्बत का पठार। जो तिब्बत का पठार है, विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार। इसकी जो ऊंचाई है, मध्य समुद्र यानी समुद्र के बीच के तल से लगभग 4000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग मध्य समुद्र तल से 4000 से लेकर 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है। लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है मध्य समुद्र तल से। इससे मध्य समुद्र तल से, मध्य समुद्र तल से लगभग 4000 से लेकर 6000 मीटर तक ऊंचा है। कौन सा? तिब्बत का पठार। इसके बाद आ जाता है अफ्रीका का पठार। अफ्रीका का जो पठार है, अफ्रीका का जो पठार है वह सोना एवं हीरो के लिए प्रसिद्ध है।
इसके लिए सोना और हीरा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के पठार में। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने व हीरो के लिए प्रसिद्ध है। सोने एवं हीरो के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? अगर पूछा जाता है आपसे तो आप बता सकते हैं अफ्रीका का पठार सोने व हीरो के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भी हमारा, जैसे इस प्रकार दक्कन का पठार भारत में स्थित है, उसी प्रकार छोटा नागपुर का पठार भी भारत में ही स्थित है। कहाँ है? भारत में। छोटा नागपुर का पठार भारत में कहाँ है? हमारे अपने भारत में। और ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार हमारे भारत में है और यहाँ कोयला जैसी खनिज पदार्थ, कोयला लोहा तथा मैग्नीज जैसे खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से? कोयला, याद रखना है क्या क्या पाया जाता है? कोयला, लोहा तथा मैग्नीज। कोयला, लोहा तथा मैग्नीज जैसे यहाँ पदार्थ पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो पठार होते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए बहुत, यानी खनिज पदार्थों के लिए बहुत ज्यादा, कच्चे माल जैसे तेल वगैरह हो गया, सोना, लोहा, इनके कच्चे पदार्थों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं पठार। ठीक है, हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है कहाँ है? भारत में है। इसमें कोयला, लोहा तथा मैग्नीज खुदाई के दौरान निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को पठारों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक तरफ हट जाता हूं तब तक के लिए। अब हम मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतों के बारे में पढ़ चुके, पठारों के बारे में पढ़ चुके, अब हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो मैदान होता है उसका निर्माण होता है, कैसे होता है? जब नदियां होती हैं वो अपने साथ कंकड़, पत्थर, धूल के कणों वगैरह को लेकर आते हैं, बहाते चली आती हैं, उसको अपर्दन करके लाते हैं। पदार्थों के निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। ये हमने परिभाषा लिखी है। इसको समझने से पहले, मैदानों का निर्माण होता है, इसको समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई भी आपकी नदी चलती है, ठीक है, तब उस समय जब जैसे कोई नदी चलती है तो अपने साथ वह कुछ मिट्टी या फिर पत्थर टुकड़े, लकड़ी वगैरह ये सब लेकर चल देते हैं अपने साथ। बहुत सारी चीजें लेकर चल देते हैं अपने साथ। नदियां कुछ भी उसके रास्ते में पड़ा, कुछ भी पड़ा उसके साथ उसको खींचते हुए चल देती है। ठीक है, उसको खींचते हुए चल देती है। जब कुछ चीज नदी लेकर आती है अपने साथ तो उसको कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन। जैसे कहीं पर से नदी निकली तो मिट्टी का कटाव करते हुए चली गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई मिट्टी का भूखंड था, इसको काटते हुए कटाव करके निकलती चली गई। ठीक है, जब नदी अपने द्वारा बहाव के साथ कुछ मिट्टी वगैरह लाती है, मिट्टी या फिर कुछ कंकड़ पत्थर लाती है, तो उसको कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन। ठीक है, और जहां पर ये छोड़ देती है, जैसे यहाँ पर ज्यादा ही कुछ ढाल थी तो ढाल के अनुसार ये काटती हुई चली आएगी नदी। अब यहाँ पर जब नीचे पहुंचेगी तब यहाँ पर धीरे धीरे इसका स्लोप, मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो ये जितना भी पदार्थ होगा मलबा वो यहाँ पर छोड़ देगी, जो भी मलबा अपने साथ लाएगी उसको छोड़ देगी। तो जब छोड़ेगी, जब छोड़ने को कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। निक्षेपण यानी जब नदी अपने साथ धूल के कण या मिट्टी को लेकर चलेगी तो उसको कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन। अब जब उसको छोड़ेगी, जब लेकर चलेगी तब उसको अपर्दन, और उसको छोड़ देगी तो उसको क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, नदियों द्वारा अपर्दन करके लाए गए पदार्थों के निक्षेपण से, यानी ये ला रही है, इसको निक्षेपित कर दिया, निक्षेपित करने से मैदानों का निर्माण होता है। यानी नदियों द्वारा अपर्दित करके पदार्थों के लाए जाने पर पदार्थों को निक्षेपित कर देती है जब नदी, तब उससे क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखते हैं। भारत में
उदाहरण के लिए हम भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान देखते हैं। गंगा का मैदान जहां पर हमारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। हम जहां पर इस समय उपस्थित हैं वहां पर भी कभी न कभी नदी रही होगी और वह अपरदित करके लाते हुए और अपरदन और विक्षेपण से मैदान का निर्माण हो गया है। ठीक है, जहां पर मनुष्य निवास करता है, कोई जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि खेल का कोई मैदान हो या फिर घास का मैदान हो, ये इससे कोई जरूरी नहीं है। जहां पर लोग निवास कर रहे हैं वह भी एक मैदान के रूप में ही है। ठीक है, तो गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का नदी का मैदान, ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान हम भारत में इसका उदाहरण दे सकते हैं, इसके मैदानों का। और इसी प्रकार चीन में एक मैदान है, चीन में यांगत्से, चीन की यांगत्से नदी का मैदान, यांगत्से नदी का मैदान, चीन में यांगत्से, चीन में यांगत्से नदी का मैदान, ये आपके प्रमुख है। तो आज हमने पठार मैदान के बारे में विस्तार रूप से पढ़ लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, और ज्यादा से ज्यादा फैमिली को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आने वाले जो भी हमारी पीढ़ी है वो अच्छे से पहले से ही, शुरुआत से ही हर चीज को समझे और उसको आगे चल के परेशानी ना हो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं।